आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकायों से जुड़े 13,800 जनप्रतिनिधियों से किया वर्चुअल संवाद। कहा, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए नगर निकायों की सक्रिय भागीदारी जरूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्वोत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित बिहार के लिए 7 रेलगाड़ियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। दीपावली और छठ पर्व पर 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, बदल रही है यूपी की तस्वीर। और नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों और शक्तिपीठों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश के लिए नगर निकायों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ से प्रदेश के 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिकाओं और 545 नगर पंचायतों के अध्यक्षों तथा सदस्यों सहित 13,800 जनप्रतिनिधियों के साथ विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर वर्चुअल संवाद किया और सुझाव मांगे। लेकिन हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए जो तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति तो कर ही सके, हमारे विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन करके इनकम को भी जनरेट कर सके। ये मॉडल नगर निकाय अपने स्तर पर भी और ये मॉडल आप पीपीपी मोड पर भी आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। बोर्ड इसके लिए सहमत हो और उस मानसिकता के साथ हमें कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत कल मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा से लखनऊ में आए प्रतिभागियों से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का हिस्सा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के लिए 3 अमृत भारत एक्सप्रेस तथा 4 पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें पूर्वोत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है, जो लखनऊ होकर चलेगी। एक रिपोर्ट। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन संख्या 05133 छपरा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन छपरा से सुबह 11 बजे चलकर सिवान होते हुए प्रदेश के कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बाराबंकी के रास्ते लखनऊ पहुंचेगी। इसके बाद यह गाड़ी कानपुर सेंट्रल और इटावा होते हुए नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर पहुंचेगी। इस ट्रेन से बिहार के लोगों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के यात्रियों को भी काफी लाभ मिलेगा। मुमताज अली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक। इस मौके पर रेल मंत्री ने बताया कि दीपावली और छठ पर्व के दौरान रिकॉर्ड संख्या में 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व की विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे मोदी सरकार भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान परियोजना के माध्यम से गहरे समुद्र अन्वेषण में देश को विश्व में अग्रणी बना रही है। पिछले कुछ वर्षों से भारत गहरे समुद्र अन्वेषण गतिविधियों में तेजी से काम कर रहा है। इसी दिशा में समुद्रयान परियोजना चलाई जा रही है, जो भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र का मिशन है। ये मिशन 2021 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ाना और समुद्री संसाधनों की खोज करना है। नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत ने फ्रांस के सहयोग से मत्स्य 6000 नाम का पनडुब्बी यान तैयार किया है। ये पनडुब्बी 6000 मीटर तक गहराई में जाकर खोज कर सकता है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गहरे पानी अन्वेषण मिशन की घोषणा की थी। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन
शुरू करने जा रहा है। भारत ने गहरे समुद्र में खोज के लिए अपनी तकनीक भी तैयार की है। इसमें विशेष वाहन और दबाव रोधी सामग्री बनाई गई है, जिसका सफल परीक्षण पहले से ही किया जा चुका है। समुद्र की गहराई में उतरकर भारत खनिज, समुद्री जीव जंतु और ऊर्जा संसाधनों की खोज कर रहा है। इसके साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो रहा है जिनके पास गहरे समुद्र में अनुसंधान करने की उन्नत तकनीक मौजूद है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अतहर सईद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के समापन समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आह्वान करते हुए कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा दें और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक संकल्प लें। एक तरफ GST घटा है, चीजें सस्ती हुई है, दूसरी तरफ उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। 8 साल पहले मात्र 400-500 यूनिट रखते थे उत्तर प्रदेश, 3000 यूनिट, 3000 से अधिक यूनिट लगने जा रहे। देखिए कितना बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में आया। समापन समारोह में प्रदेश के MSME मंत्री राकेश सचान ने कहा कि इस आयोजन में प्रदेश के उद्यमियों और कारीगरों को वैश्विक बाजार से जोड़ा गया। वहीं औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि ट्रेड शो के दौरान 2400 MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिनसे 11,200 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित GST बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। नए पीढ़ी के GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि क्षेत्र में टैक्स में बड़ी कटौती की है। 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सरकार ने कृषि मशीनरी पर भी GST को कम कर दिया है। नए कर ढांचे के अंतर्गत हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग मशीन और कंपोस्टिंग मशीन पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। टैक्स की ये कम दरें कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देंगी, जिससे किसानों का समय बचेगा, लागत कम होगी और फसल की पैदावार बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में GST में यह बदलाव कृषि उपकरणों की लागत कम करेगा और छोटे और सीमांत किसानों के लिए उन्हें और भी किफायती बनाएगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन 23 से 29 नवंबर तक लखनऊ में होगा। हफ्ते भर चलने वाले इस भव्य आयोजन के लिए लखनऊ के वृंदावन योजना में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर टेंट सिटी बनाई जाएगी। प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कल टेंट सिटी के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जम्बूरी केवल एक शिविर नहीं, बल्कि भाईचारे, संस्कृति और नेतृत्व का मंच है। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर आज मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। सभी प्रमुख मंदिरों और शक्तिपीठों पर माता के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। गोरक्ष पीठाधीश्वर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस अवसर पर लोगों के कल्याण की कामना की है। उन्होंने कल गोरखपुर के प्रसिद्ध बुढ़िया माता मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वो कल शाम को ही गोरक्ष पीठ पर महानिशा पूजा में शामिल हुए। हमारे गोरखपुर प्रतिनिधि ने बताया कि गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में ही अपनी पीठ पर कन्या पूजन करेंगे। इस बीच प्रदेश भर में सजाए गए दुर्गा पांडालों में बीती रात श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। आज रात में भी दुर्गा पांडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकायों से जुड़े 13,800 जनप्रतिनिधियों से किया वर्चुअल संवाद। कहा, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए नगर निकायों की सक्रिय भागीदारी जरूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्वोत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित बिहार के लिए 7 रेलगाड़ियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। दीपावली और छठ पर्व पर 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, बदल रही है यूपी की तस्वीर। और नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना।
मंदिरों और शक्तिपीठों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।